guys, welcome to my YouTube channel. I am Shahid Pansota. 190 मिलियन पाउंड्स की डील जो पाकिस्तान की और यूके गवर्नमेंट के हवाले से मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि उन्होंने इस केस में करप्शन की और एक मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आज की हम वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको ये बताएं कि एनसीए क्या है और इसके ऊपर कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई होता है और यूनाइटेड नेशन जो है वो इस हवाले से क्या कहती है। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बना दूं कि नेशनल एनसीए क्या है। नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि यूके के अंदर 2013 के अंदर बनाई गई। अगर आप उनके सोशल मीडिया पेज पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाएं, तो वो कहते हैं प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ये जो एजेंसी है ये ऑर्गेनाइज क्राइम, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्स, और यूके में कोई इस तरह गन फायर के हवाले से कोई बंदा प्रोटेक्शन बना रहा है, कोकेन को जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से सप्लाई किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट करती है और जो लोग इनमें फाइंड जाते हैं उनके खिलाफ वो कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश करती है और कोशिश करती है उनको मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट दी जा सके और उन लोगों की वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी न्यूज़ पे भी, अपनी जो वेबसाइट की जो न्यूज़ है उस पर पब्लिश करती है ताकि लोगों को पता चल सके कि यूके के अंदर जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनके साथ क्या किया गया। सबसे पहले ये काम करती है। दूसरी चीज ये है कि यूके के अंदर क्रिमिनल फाइनेंसिस एक्ट 2017 जो आया है, जिसके तहत इनको ग्रेटर पावर मिल गई है, पुलिस को, नेशनल क्राइम एजेंसी को, HMRC को, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी को। ये लोग जो कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपनी मतलब करप्शन करती है फाइनेंस के हवाले से, तो ये जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उस एक्ट के तहत वो जो पैसा है, एसेट्स है, वो रिकवर कर सकती हैं। तो दो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पता लग जाए कि असल में एनसीए क्या चीज है और उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है और वो सारे रोल के अंदर क्या उसने अपना किरदार अदा किया है। अच्छा, अब एक चीज और, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन जो कि हुआ है, उस करप्शन के तहत, उस कन्वेंशन के तहत बहुत सारी चीजें जो है वो उस पर आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वो अवेलेबल है। लेकिन उसका आर्टिकल 51 और 42 ये कहता है कि जो इलीगल एसेट्स जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर अगर वो पाए गए हैं उनको रिकवर किया जाए। रिकवर करने के बाद जो उसका लीगल ऑनर है, फर्ज करें अगर कोई पाकिस्तान से का जो लीडर है वो करप्शन करता है, करप्शन करके वो पैसा यूके में लाता है, तो उसके बाद से फिर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जो पैसा रिकवर हुआ हो वो रिकवर करके वापस पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वहां के जो लोग हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स, एजुकेशन के ऊपर जो है वो री इन्वेस्ट किया जा सके। तो ये दो चीजें पहले आप अपने जहन में रखिएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि ये केस क्या था और इस केस में क्या क्या चीजें फाइंड हुई और क्या क्या चीजें उन्होंने बताई। अच्छा, जो एनसीए की जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन शेयर की कि पाकिस्तानी एक प्रॉपर्टी टाइकून, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, नाम सबको पता ही है क्या नाम है उनका जनाब यारी, तो ये मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूं। अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं उसका अपने बेस्ट पॉसिबल नॉलेज से जो है आंसर कर सकूं। उन जो थे बंदे, उनके खिलाफ इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो हासिल कर ली। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तहत 190 मिलियन पाउंड वो देने पर राजी हो गए एनसीए को कि भी उनके खिलाफ जो है वो गिल्ट की रिप्रेजेंटेशन ना हो, उनको किसी किस्म का गिल्टी ना पाया जाए और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। अच्छा, यूके में मैं आपको बताता हूं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के मैं दो आपको अपने जाती एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने अपने एम्प्लॉय के खिलाफ एम्प्लॉय बाय ट्राइब्यूनल में एक अपील की, उस अपील को मैं जीत गया और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो उस केस की जो है वो फिक्स हुई। तो मेरा जो एम्प्लॉय था उसने मुझे अप्रोच किया कि लेट्स डू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये होता है कि वो आपको कुछ मॉनिटरी अपना कंपनसेशन देते हैं कि हम आपको ये देते हैं, ये देते हैं, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हमारा और आपका ये मुआहदा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इस मुआहदे को किसी के साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा। दूसरी ये है, उसमें ये रखा जाता है कि आप ये मुआहदा किन किन लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इसका किस किस को बता सकते हैं। तीसरा उसके अंदर चीजें होती हैं कि आप कितने पैसे आपको मिलेंगे या कितने पैसे आप देंगे ताकि सेटलमेंट हो सके आपकी, और आप एक दोनों जो है वो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है और वो उसके तहत आप दोनों पार्टीज जो है ये आपकी ऑब्लिगेशन में शामिल होता है कि आपने उस मुआहदे को ऑनर करना होता है। तो एनसीए ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर कहा कि पाकिस्तानी जो प्रॉपर्टी टाइकून्स है उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है, 190 मिलियन पाउंड की है, और वो पैसा हमने इंटरनेशनल जो यूएन कन्वेंशन करप्शन का जो हुआ है उसके तहत वो पैसा हमने वापस जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को है वो भेज दिया है। तो इससे दो सवाल जो है वो उठते हैं
कि वो जो पैसे उन्होंने वापस भेजा वो किस कानून के तहत भेजा। तो जो एनसीए का वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पैसा जो उनका कन्वेंशन का है, जिसके अंदर ये सिग्नेचरी है यूनाइटेड नेशन का जो करप्शन का जो कन्वेंशन है उसके तहत ये उनकी ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा अगर आप एनसीए की फ्रेश रिपोर्ट पढ़ें, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे मुल्कों ऐसे हैं जिनके लीडर्स बरतानिया के अंदर आ गए और आके यहाँ पे उन्होंने अपना करप्शन का पैसा जो है वो बैंकों के अंदर रखा हुआ था। एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन की वो पैसा रिकवर करने के बाद उन्होंने वापस उन मुल्कों को भेज दिया जनाब अली ने। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि जो 190 मिलियन पाउंड की जो रकम पाकिस्तान के अंदर आई है वो किस लॉ के तहत आई है। ठीक है, अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये जो 190 मिलियन की पाउंड की जो अगर पाकिस्तान में अगर रकम ना आती, अगर ये रकम पाकिस्तान में ना आती तो ये यूके में रहनी थी और यूके में की जो गवर्नमेंट थी वो उनकी ऑब्लिगेशन थी ये रिटर्न करनी, लेकिन उसके लिए आपको फिर और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये रकम जो है एनसीए ने अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस की, ये सोच के ये जो पैसा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही है। तो इस डील के तहत उन्होंने इनका एक 40 मिलियन पाउंड का एक हाउस भी था लंदन के अंदर, टॉप जो है वो डेस्टिनेशन के अंदर, जिसका किराया तकरीबन पर मंथ 86,000 बनता था। तकरीबन आप इसका अंदाजा कर लें पाकिस्तानी रुपीस के अंदर वो किराया तकरीबन आपको बनेगा 2 से 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ जो उनका था। और उसके अलावा बाकी उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे थे, तो उन्होंने वो सारे पैसे जो हैं वो पहले उनको उन्होंने ऑर्डर लिया गवर्नमेंट से 20 मिलियन पाउंड सीज करने का। उसके बाद उन्होंने 8 और ऑर्डर लिया एनसीए ने गवर्नमेंट से कोर्ट से कि वो जो सारे जो उनके एसेट्स हैं उनको वो सीज करेंगे और सीज करने के बाद वो जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का कोर्ट में अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज जो इसमें बड़ी काबिल गौर है वो अच्छी चीज है, जो क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 है उसके अंदर जो गाइडेंस दी हुई है, उस गाइडेंस को उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फाइनल जो सेइंग है इसके ऊपर वो कोर्ट की ही है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये चीजें कोर्ट को प्रेजेंट करनी है और कोर्ट ने उसके ऊपर अपना जो डिसीजन देना है। मतलब कि जो बाख्तियार अदारा है, जो डिसीजन मेकिंग जिसके पास पावर है, जो उसके ऊपर वो वर्डिक्ट दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स ही हैं। तो चूंकि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई, तो इसलिए इसके ऊपर किसी को कहना कि वो गुनाहगार था या नहीं गुनाहगार था, तो ये एक डिबेट में नहीं है। क्योंकि अगर बंदा पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले तो उसका मतलब ये, क्योंकि जब तक कोर्ट आपके खिलाफ फैसला नहीं देती उस वक्त तक आप मुजरिम करार नहीं दिए जा सकते। आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है, एलिगेशन लग सकता है, लेकिन जब तक आपका वो जो गुनाह है, जो जुर्म है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं होता, उस वक्त आप मुजरिम साबित नहीं होते। तो इस कानून के तहत जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान में गए और उसके फर्दर जो कुछ भी हुआ, सारा कुछ भी हुआ, वो आप मीडिया में देख सकते हैं। हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन मकसद आपको बताने का ये था कि ये पैसा किस कानून के तहत वापस गया और इस पैसे को जो है वो मलिक रियाज साहब से जो है वो हासिल कैसे किया गया। सो कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने ये इन्फॉर्मेशन सब आपने एक छोटी सी रिसर्च की है ऑनलाइन, गार्डियन न्यूज से, उसके बाद फाइनेंस से और एक एनसीए के जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके इनको गैदर किया है और गैदर करने के बाद मैंने इस वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और आपको लगे कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक शेयर की है या वो रॉन्ग है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं भी उसको चेक करके वेरीफाई करके आपको बता सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज की आखिरी बात जो मैंने आपके साथ करनी है वो है मोटिवेशन के हवाले से। जिंदगी में इंसान मोटिवेट कैसे रह सकता है? जिंदगी में वही इंसान मोटिवेट रह सकता है जो अपने ख्वाब बड़े देखता है। बड़े ख्वाब देखने वाले लोग इस दुनिया में कामयाब होते हैं और उनको यही चीज मोटिवेट करती है, मैंने अपने ख्वाबों की तबीर को पाना है। तो थैंक यू वेरी मच।